हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 जिसका नाम है एंटी हेलमिंथिक ड्रग का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेलमिंथिस के बारे में जानेंगे। तो ये जो हेलमिंथिस है ये पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर एनिमल या किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करे, उनको हम बोलते हैं पैरासाइटिक। तो ये पैरासाइटिक वॉर्म्स होते हैं। ये मैक्रो पैरासाइटिक होते हैं। मैक्रो पैरासाइटिक का मतलब ये अपने को आंखों से इजीली दिख जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, वो हमें आंखों से नहीं दिखते, वो बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। बट ये हमें आंखों से ही दिख जाते हैं, तो इसका साइज़ बड़ा रहता है। जनरली ये इंटेस्टाइनल ही वॉर्म्स होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ही ग्रो करते हैं, वहीं इनकी लाइफ साइकिल चलती है, वहीं से ये फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट लेते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। ये ज़्यादा जो ट्रांसमिट होते हैं ये सॉइल से होते हैं। सॉइल से होके ये अपने बॉडी का जो भी पार्ट और ऑर्गन का पार्ट जो ओपन है, खुला है, वहीं से ये अंदर आ जाते हैं। जैसे कि माउथ से आ जाएंगे या अपनी स्किन पे कोई घाव लग गया है तो वहीं से अंदर ये घुस जाते हैं। तो इस तरह से ये अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं। एक बार ये बॉडी के अंदर आ जाते हैं फिर ये वहाँ जाके रिप्रोडक्शन करके अपना अमाउंट बढ़ाते हैं। फिर ये इन्फेक्शन कोज करते हैं। जब ये इन्फेक्शन कोज करते हैं तब उसी इन्फेक्शन को हम बोलते हैं हेलमिंथियासिस बोलते हैं, या फिर हेलमिंथिक इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये जनरली इनका क्लासिफिकेशन किया गया है हेलमिंथिस का। तो ये 3 टाइप के होते हैं। ये भी क्लासिफिकेशन इनके करेक्टरिस्टिक पे है, मतलब इनका शेप कैसा है, साइज़ कैसा है, तो उन्हीं की बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है इन हेलमिंथिस का। तो पहले जो हेलमिंथिस आते हैं वो आते हैं टैप वॉर्म्स आते हैं। दूसरे जो आते हैं वो फ्लूक वॉर्म होते हैं। तो इनका मैं भी फ्लूक हुक टाइप के ये दिखते होंगे, इसलिए फ्लूक वॉर्म्स बोलते हैं। और तीसरा जो क्लास है वो है राउंड वॉर्म। तो ये राउंड शेप में होंगे। अब इनके अलग नेम भी, इसको नेमेटोइड्स बोलते हैं, इसको ट्रिमेटोइड्स बोलते हैं, सिटोटोइड्स बोलते हैं। तो ये नेम अगर आपको याद है ठीक है, वरना आपको ऊपर आइडिया रहना चाहिए। टैप वॉर्म, फ्लूक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये हेलमिंथिस के एग्जाम्पल हैं। अब हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो वॉर्म्स होते हैं पैरासाइटिक वॉर्म, ये बड़े दुखी होते हैं क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो अपने बॉडी के अंदर आधी रहती है, आधी अपने बॉडी के बाहर होती है। मतलब आधी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल चलेगी और आधी अपनी बॉडी के अंदर। तो होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर तो जैसे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, वो बहुत सारे एग प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो एग अपने फीकल के थ्रू वो आ जाते हैं बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। वहाँ के ये जो एग होते हैं ये एक बड़े ही रेजिस्टेंस होते हैं इन्वायरमेंट में। हाई टेम्परेचर, हाई पीएच वगैरह इन सब में रेजिस्टेंस होते हैं इनके एग। फिर ये एग मैच्योर होते हैं बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। फिर ये क्या होते हैं कि ये अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये बॉडी के अंदर वापस आते हैं, किसी भी रूट के थ्रू आ सकते हैं। वो भले हम खाने के थ्रू आ जाएँ या फिर कोई अपना बॉडी का एरिया है जो ओपन है जहाँ पे अपने घाव लगा है, पैरों के थ्रू आ जाएँ। तो ये बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। जैसे ये बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तो ये किस स्टेज में आएंगे, ये लार्वा स्टेज के अंदर आ जाते हैं। मतलब ये एक टूट जाएगा और लार्वा बाहर निकल जाएगा। फिर ये अपने ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, ब्लड के अंदर। फिर वो लंग्स के अंदर आ जाते हैं, फिर ट्रेकिया के अंदर आते हैं। जैसे हम खांसी करते हैं तो फेरिंग्स के थ्रू वापस, जैसे हम बलगम होता है वो हम वापस अंदर इनहेल करते हैं बलगम को। तो ये बलगम अपना मतलब बलगम को सेलो करते हैं, तो बलगम के थ्रू इंटेस्टाइन के अंदर वापस आ जाते हैं। फिर से आके वहाँ के ये रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर से एग बनाते हैं। फिर ये एग वापस जाते हैं बाहर जाके एग मैच्योर होते हैं एग। फिर ये लार्वा बनाता है, लार्वा फिर से अपने ब्लड में आ जाता है, बॉडी में कहीं से भी, वहाँ जाके वापस वो स्पूटम के थ्रू वापस अपने पेट में आते हैं। तो इसी तरह इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये बड़े दुखी पैरासाइट हैं क्योंकि अगर कोई इंसान इनको नहीं मिला अनहाइजेनिक वाला तो इनकी लाइफ साइकिल रुक जाएगी बीच में ही। तो ये ज़्यादातर ये जो बीमारी है ये अफ्रीकन देशों में ही होती है। वहाँ पे अनहाइजेनिक लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग अनहाइजीनिक चीज़ें खाते हैं, इसी वजह से ये पैरासाइटिक इजीली उनमें ग्रो कर जाता है। अब हम कुछ कॉमन पैथोजन पढ़ेंगे जो हेलमिंथिसिस करते हैं। तो जब सबसे पहले हुकवर्म के अंदर 2 एग्जाम्पल हैं, बड़े अजीब से नेम है, आप देख लेना। इसके बाद ये मोस्ट कॉमन है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, तो ये भी नाम याद रखना। बाकी ये 2 नाम ऐसे हैं, प्रोनाउंस भी अच्छे से नहीं होते मेरे से। इसके बाद एक टीनिया सोलियम, तो ये आप नाम अच्छे से याद करना। वैसे आपको आइडिया लग ही गया होगा इनके बारे में। अब हम लिम्फेटिक फिलियासिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जीपेट में या अदर एग्ज़ाम में
इसके बारे में पूछा गया है, लिम्फेटिक फिलियासिस के बारे में, इसीलिए मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। तो इसी को हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस डिजीज़ के अंदर जो अपने लेग होते हैं वो एलिफेंट के लेग की तरह हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि ये जो डिजीज़ है, हेलमिंथिस डिजीज़ है, ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होती है? तो ये मॉस्कीटो के द्वारा होती है। जब मॉस्कीटो हमें बाइट करेगा तो मॉस्कीटो के बाइट के थ्रू, मॉस्कीटो के लार्वा के थ्रू ये अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं। फिर जब बॉडी के अंदर अपने आ जाएंगे उसके बाद ये अपने जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के वहाँ ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वहाँ पे लिम्फ को डैमेज करते हैं। कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक ये लिम्फ को डैमेज करेंगे तो अपने लेग के अंदर क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। लेग के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो आपको जनरल आइडिया लगा, क्वेश्चन आया तो यही आएगा। एलिफेंटियासिस एक वॉर्म डिजीज़ है, हेलमिंथिस डिजीज़ है। दूसरा क्वेश्चन आएगा ये ट्रांसमिट किससे होती है? वो आती है मॉस्कीटो से होती है। इसके बाद ये किसको इफेक्ट करती है? अपनी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये जो एलिफेंटियासिस है ये किस हेलमिंथिस से होती है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये 3 हेलमिंथिस हैं, तीनों के नाम ही आपको याद रखने हैं क्योंकि 1-2 बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला जो पैरासाइट है उसका नाम है वुलचेरिया बैनक्रॉफ्टी, दूसरा है वो है वुर्गिया मालियाई, तीसरा है वुर्गिया टिमोरी। तो आप इसको अगर अच्छे से प्रोनाउंस कर पाओ तो ऐसे याद कर लेना। मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? तो बैंक करप्ट हो जाती है ना, तो बैंक करप्ट किसने की? मालिया ने की। कब की? जब तैमूर हुआ। तो मैं ऐसे याद रखता हूँ, बैंक करप्ट हो गई, मालिया ने की, तैमूर हुआ तब। तो आप कैसे भी ट्रिक बना के याद करो या 2-3 बार देखोगे तो आपको आइडिया लग ही जाएगा। अब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंटी हेलमिंथिक का। तो इसके अंदर जो पहली क्लास है उसका नाम है बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव। इसके अंदर 3 ड्रग आती है, एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल। तो ये तीनों ड्रग के नाम आपको अच्छे से याद रहने चाहिए क्योंकि एंटी अमेबिक के अंदर नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव के अंदर मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, तो उन ड्रग का नाम इन ड्रग का नाम थोड़ा मैच हो रहा है, दोनों के लास्ट में जोल आ रहा है। तो इन दोनों जोलों को एक साथ मिक्स मत करना वरना एग्ज़ाम में भी जोल हो जाएगा। तो इनको सेपरेटली आप अच्छे से याद रखना। इसके बाद जो जितनी भी क्लास है वो क्लास नहीं है, सारी ड्रग है। तो इन ड्रग के नाम आपको याद रखने हैं। तो जो सेकंड ड्रग है वो है पाइपेराजीन। तो पाइपेराजीन हेट्रोसाइक्लिक 6 मेंबर की रिंग होती है। तो ये भी एंटी हेलमिंथिस में यूज़ की जाती है। इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है पायरेंटेल, पेमोएटेल। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है लेवीमिसोल, टेट्रामिसोल। तो इन दोनों ड्रग के नाम आपको याद रखने हैं, इनके मैकेनिज्म हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद है इनवर्मेस्टिन, फिर है डाईमिथाइल कार्बामेट, इसके बाद है निक्लोसामाइड और पायरेंजिक्वेंटल। तो ये सारी ड्रग के नाम याद रखने हैं। पहली तो क्लास है बेंजइमिडाजोल डेरिवेटिव, उसके बाद सारी ड्रग है जिनके नेम आपको याद रखने हैं, सबके मैकेनिज्म एक्शन, सबके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे और इसी क्लासिफिकेशन के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं और हर साल 1-2 क्वेश्चन रहते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट सभी ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।